Hello children, good morning. This is Ma'am Angela. Welcome you all to class 10th. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो ज़्यादा आपका समय ना नष्ट करते हुए मैं सबसे पहले आपके सिलेबस के अनुसार मैं व्याकरण ले रही हूँ, जिसमें आपके पास कोई भी बुक हो व्याकरण की, आप उसमें देख सकते हैं। और सबसे पहला जो आपका चैप्टर आ रहा है व्याकरण का, वो है रचना के आधार पर वाक्य भेद। इसमें वाक्य का स्वरूप देखिए। आप जैसा जानते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, जब भी हमें अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचानी होती है या किसी से बातचीत करनी होती है, तो हम वाक्यों का सहारा लेकर ही बोलते हैं। यद्यपि वाक्य विभिन्न शब्दों पदों के योग से बनता है, और इसको इंग्लिश में कहेंगे वर्ड्स। एक एक वर्ड्स के योग से बनता है, और हर शब्द का अपना अलग अर्थ भी होता है, यानी कि सबकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। पर वाक्य में आए सभी घटक परस्पर मिलकर एक पूरा विचार या संदेश प्रकट करते हैं। तो वाक्य चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी न किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करने की क्षमता तो रखता ही है। तो ये है इसकी परिभाषा कि वाक्य किसे कहते हैं। तो उद्देश्य या विधेय, ये जो उद्देश्य या विधेय, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी क्या होते हैं। ये दो हिस्से होते हैं एक वाक्य के लिए। तो उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की वह लघुतम इकाई, लघुतम का मतलब सबसे छोटी इकाई, जिसके माध्यम से वक्ता यानी बोलने वाला अपने भावों एवं विचारों को संप्रेषित करता है, यानी किसी के सामने स्पष्ट करता है या प्रकट करता है या रखता है अपनी बात को, वह वाक्य कहलाता है। ठीक है। अब आप देखिए, वाक्य में निम्नलिखित बातें होती हैं। जैसे वाक्य की रचना पदों के योग से होती है। दूसरा, वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है, यानी एक वाक्य पूरी बात कहने में सक्षम होता है। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। ये वही बात है। आगे देखिए, हम एक उदाहरण दिखा रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यों की रचना पर ध्यान दीजिए। अब ये जो हम उदाहरण दिखा रहे हैं, इसी के अनुसार ही वाक्य जो हैं वो विभाजित हो जाते हैं, क्योंकि वाक्य के कई रूप नहीं होते, 3 रूप होते हैं, मुख्य 3 रूप होते हैं, जो इसी उदाहरण से आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे मुझे कल दिल्ली जाना है मुझे कल दिल्ली। अब इसी बात को देखिए, हम दूसरे तरीके से बोल रहे हैं। मुझे कल दिल्ली जाना है और फिर परसों वहां से कोलकाता पहुंचना है। अब तीसरा देखिए, मुझे सूचना मिली है कि कल मुझे दिल्ली जाना है। और चौथा देखिए, मुझे सूचना मिली है कि कल मुझे दिल्ली जाना है और फिर वहां से कोलकाता पहुंचना है। अब ये उपयुक्त, यानी जो ऊपर के जो वाक्यों में पहला एक वाक्य है, इसमें सिर्फ एक वाक्य है, और दूसरा तथा तीसरा 2 वाक्यों से मिलकर बने हैं। अब 2 वाक्य कैसे हैं? मुझे कल दिल्ली जाना है और परसों वहाँ से कोलकाता पहुँचना है। ये 2 हैं, इसमें भी एक ये है और एक ये है। 3 वाक्य हैं। ये सभी एक ही वाक्य के नमूने हैं, पर सभी भिन्न प्रकार के वाक्य हैं, यानी अलग अलग प्रकार से बनाए गए हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अब आप ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका कोर्स है। रचना के आधार पर पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। ठीक। सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है, ये ध्यान दीजिएगा, एक ही क्रिया होती है तथा एक ही वाक्य होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया। इसमें उपवाक्य नहीं होते, यानी कोई सपोर्टिंग सेंटेंस नहीं होता है। जैसे मुझे कल दिल्ली जाना है, ये एक वाक्य है, इसमें कोई दूसरा वाक्य जुड़ा नहीं है।
इस वाक्य में एक ही क्रिया कीजिएगा, जाने की हो रही है। अब इसी को ज़्यादा भी बढ़ाना नहीं है। अब सरल वाक्य के घटक, यानी दो घटक होते हैं। देखिए, इस प्रकार के उद्देश्य और विधेय के रूप में कर्ता और क्रिया सरल वाक्य के मुख्य अंग हैं। ठीक है। अब दूसरा है आपका, देखिए यहाँ पे भी एक उदाहरण दिया है। यहाँ दो वाक्य हैं। ये उद्देश्य, मेरी बहन 2 दिन से यह किताब पढ़ रही है। अब मेरी बहन उद्देश्य है, कौन ये काम कर रहा है? करता है। तो मेरी बहन जो है, ये बहन जो है करता है। और दूसरा है ये विधेय कि वो क्या कर रही है। एक उदाहरण हम दे रहे हैं खाली। दूसरा, अब आइए दूसरा जो पॉइंट है वो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में आने वाले सभी वाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, यानी अगर दोनों को आप अलग अलग कर दीजिए तो दोनों अपने में स्वतंत्र है बात कहने में। और स्वतंत्र उपवाक्य से तात्पर्य यही है कि इनका प्रयोग भाषा में अलग से स्वतंत्र रूप से हो सकता है। और संयुक्त वाक्य में आए उपवाक्य समांतर के उपवाक्य होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ इसका उदाहरण, मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहीं रहेगी। आप और ये देख रहे हैं, ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है बीच में जो आया है, ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो ये मुख्य है, ये जोड़ने का काम कर रहा है। इसी के कारण ये वाक्य संयुक्त बन रहा है। इसी तरह से माता जी बाजार गई और बच्चों के लिए खिलौने लाई, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो हम आपको बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं कि जब दो वाक्यों को जोड़ने का जो कोई काम करता है वो समुच्चय होता है, और वही जो है संयुक्त वाक्य को फॉर्म करता है, यानी बनाता है। ठीक। अब तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्यों में जहाँ प्रत्येक उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, जैसे अभी हमने आपको यहाँ बताया, वहाँ मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य होता है, यानी एक मेन होता है जो स्वतंत्र उपवाक्य होता है, तथा शेष यानी जो दूसरा उपवाक्य होता है वो स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित रहने का कारण होता है। आश्रित मतलब डिपेंड, वो उस पर डिपेंड रहता है। तो स्वतंत्र उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य कहते हैं। तो ये जो स्वतंत्र उपहार है ये प्रधान उपवाक्य भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक उदाहरण, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। देखिए, मैंने वही मकान खरीदा है जहाँ आप रहते हैं। पिताजी ने मुझसे कहा कि वे बहुत बीमार हैं। अब ध्यान दीजिए, मिश्र वाक्य के उपवाक्य प्रायः की, ये देखिए, की, जो, जहाँ, जब, तब, तो, है ना, अगर, तो आदि समुच्चय बोधक है। क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक। वो अव्यय से जुड़े रहते हैं, मतलब ये किसी न किसी चीज से जुड़ जाते हैं। और मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ, मध्य तथा अंत तीनों ही स्थानों पर आ सकते हैं। तो ये आपको मेन चीज देखनी है कि मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य है ये बिल्कुल गलत मत, उस पर ध्यान रखिएगा कि एक जगह आते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। अब देखिए, जो एक वाक्य दिया जा रहा है वो कैसे कैसे अलग अलग आ रहा है जो आश्रित है। जैसे आरंभ में, शुरू में भी आ सकता है, जो लड़का यहाँ आया था। अब हम यहाँ पे ये वाला अगर सेंटेंस हटा देते हैं, वो बहुत बीमार था, तो अगर हम यहाँ रोक देते हैं तो कैसे पता चलेगा आगे क्या है, हम किसके लिए बात कर रहे हैं। तो ये शुरू में आ गया, जो लड़का यहाँ आया था, तो हम पूछेंगे नहीं कौन, ठीक है। अब मध्य में, वह लड़का बहुत बीमार है, तो फिर हम पूछेंगे कौन, जो यहाँ आया था, ये आश्रित है, इस तरह से। और फिर वह लड़का बहुत बीमार है, हम पूछेंगे फिर कौन, तो जो कल यहाँ आया था।
तो देखिए, एक बार शुरू में आया, एक बार बीच में आया और एक बार अंत में आया। तो इस तरह से ये आते हैं। तो ये कहीं भी आ सकते हैं, तो ये दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिएगा कि आश्रित वाक्य कहीं भी आ सकते हैं।